अब आज गुरुवार 2 अप्रैल 2026 है और आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही हैरान करने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब कल्पना कीजिए, आसमान में लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और रडार पर मिसाइलों की चेतावनी आ रही है और हजारों सैनिकों की जान दांव पर लगी है। बिल्कुल। और ठीक ऐसे समय में जब एक महाशक्ति एक जटिल युद्ध में उलझी है, अचानक उसके अपने ही सेना के शीर्ष कमांडरों को हटा दिया जाता है। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके झटके सिर्फ वॉशिंगटन में महसूस किए जा रहे हों। हम जो ये नोट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स देख रहे हैं ना, उनमें ट्रंप के पेंटागन में हुए इस अभूतपूर्व बदलाव की बात है। इसका सीधा असर ईरान युद्ध की पूरी रणनीति पर पड़ने वाला है। हाँ, और हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। मतलब क्या ये सिर्फ पदों का फेरबदल है या फिर युद्ध लड़ने के तरीके में कोई बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आने वाला है। राजनीतिक बहसें शामिल हैं, लेकिन हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इनका विश्लेषण करेंगे। हमारा काम किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं, बल्कि सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। एकदम सही। तो चलिए सीधे उस भूकंप की बात करते हैं जिसने वॉशिंगटन को हिला कर रख दिया है। मैंने आज जो ताज़ा रिपोर्ट्स देखी हैं वो बताती हैं कि अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तत्काल प्रभाव से रिटायर होने के लिए कह दिया गया है। हाँ, और ये आदेश उन्हें व्यक्तिगत रूप से डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता शीन पार्नेल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि 41वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पद छोड़ने को कहा गया है। और बात सिर्फ इनकी नहीं है। इससे ठीक पहले चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन को भी हटाया जा चुका है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के ठीक बीच में, मतलब एकदम प्रेशर वाले माहौल में, टीम का मैनेजमेंट अचानक अपने कप्तान और उप कप्तान दोनों को मैदान से बाहर बुला ले और कहे कि अब से मैच हमारे हिसाब से चलेगा। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के दो सबसे बड़े सिरों को युद्ध के बीच में काट देना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये साफ दिखाता है कि युद्ध अब पेंटागन की सैन्य समझ से नहीं लड़ा जाएगा। तो मतलब ये सीधे व्हाइट हाउस की राजनीतिक और रणनीतिक मर्जी से लड़ा जाएगा, राइट? लेकिन जनरल जॉर्ज को तो 2023 में नियुक्त किया गया था ना, जो बाइडेन द्वारा। हाँ, और यही वजह है कि ट्रंप समर्थक उन्हें बाइडेन काल का अवशेष मानते थे। लेकिन जब आप एक भीषण युद्ध के बीच में ऐसा करते हैं तो ये पूरी चेन ऑफ कमांड को हिला देता है। सही बात है। अब पिछले सेक्शन के इस झटके के बाद ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, दोनों के बीच असल मतभेद क्या था। इसका सीधा संबंध ईरान युद्ध के बदलते गियर्स से है। 1 अप्रैल को ट्रंप ने खुले तौर पर कहा था कि अमेरिका के पास ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेजने की ताकत है। बाप रे, स्टोन एज? हाँ, और वे अगले 2-3 हफ्तों में इस अभियान को एकदम निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। प्रशासन का आरोप है कि पुराने जनरल अत्यधिक सावधानी बरत रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बहुत ज्यादा उलझ रहे थे। 1 मिनट के लिए सोचें, सेना के शीर्ष अधिकारियों का काम ही यही है कि वे सावधानी बरतें और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें ताकि अनावश्यक नुकसान न हो। तो क्या जनरलों की इस सावधानी को अचानक एक कमजोरी मान लिया गया है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे सावधानी और कमजोरी के बीच की रेखा को पूरी तरह मिटा दिया गया है। ट्रंप की नई रणनीति में झिझक के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब उन्हें ऐसे वॉर फाइटर्स चाहिए जो बिना किसी कानूनी दुविधा के दहशत और दबदबे वाले हमले कर सकें, जो वेट एंड वॉच वाली नीति पर न चलें। बिल्कुल, उन्हें ऐसे कमांडर चाहिए जो उनके आक्रामक विजन को बिना कोई सवाल किए लागू करें। लेकिन ये आक्रामकता सिर्फ हवा से बम बरसाने तक ही सीमित नहीं है। बात उससे कहीं आगे, यानी जमीनी हमले तक पहुंच चुकी है। और मुझे लगता है जनरल्स और प्रशासन के बीच सबसे बड़ी दरार का कारण यही बना। एकदम सही कह रही हैं आप। हमारे स्रोतों के अनुसार डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने ईरान में ग्राउंड फोर्सेस यानी जमीनी सेना भेजने की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया है। और रक्षा गलियारों में तो ये चर्चा गर्म है कि जनरल जॉर्ज भारी जोखिमों और संभावित मौतों के डर से जमीनी हमले के सख्त खिलाफ थे। हाँ, और ट्रंप प्रशासन अब ऐसे वॉर सपोर्टर जनरलों को कमान सौंपना चाहता है जो ईरान की सरजमी पर अमेरिकी सेना उतारने के पक्ष में हो। जो लोग हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना होगा कि अब तक जो युद्ध दूर से लड़ा जा रहा था वो अब आमने सामने की खूनी जंग में बदल सकता है। जनरल जॉर्ज का विरोध सिर्फ एक वैचारिक विरोध नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो तो हजारों सैनिकों की जान बचाने का एक व्यवहारिक प्रयास था। मतलब वो फौजी हकीकत को समझते थे। हाँ, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ईरान एक बेहद कठिन इलाका है। ये इराक या सीरिया की तरह समतल नहीं है। राइट। ईरान चारों तरफ से जाग्रोस
और एल्बुर्ज जैसी अभेद्य और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। वहां जमीनी हमला करना किसी भी सैन्य कमांडर के लिए एक दुस्वप्न हो सकता है। मतलब वहां सेना भेजना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। यहीं पर राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य हकीकत का सीधा टकराव हो रहा है। एकदम सही। अब इतनी बड़ी उथल-पुथल के बाद जाहिर है कि इसके अलग-अलग मायने निकाले जाएंगे। राजनीतिक और रणनीतिक विवाद तो उठेंगे ही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? स्रोत में दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। विपक्ष और लिबरल मीडिया का तर्क है कि ये सेना का राजनीतिकरण है और ट्रंप की घबराहट है। उनका कहना है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन का तालमेल टूट चुका है, जिससे सेना में गुटबाजी हो सकती है। हाँ, और दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सफाई अभियान है। ट्रंप खुद को एकमात्र निर्णायक कमांडर इन चीफ के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो उन्हें केवल वे लोग चाहिए जो उनके अमेरिका फर्स्ट विजन और ईरान के प्रति जीरो टॉलरेंस के प्रति 100% वफादार हों। तो जैसा कि हमने पहले कहा, हमारा काम किसी एक पक्ष को सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि सत्ता के इस केंद्रीकरण का युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक यूनिफाइड कमांड बनाने की कोशिश है। जब फैसले बिना किसी आंतरिक विरोध के लिए जाते हैं तो वे बहुत तेजी से लागू होते हैं। लेकिन उनमें गलती की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ जाती है ना, क्योंकि कोई सवाल उठाने वाला नहीं बचता। सेना में तो अब चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसे सैन्य भाषा में रेड टीमिंग कहते हैं, जिसका काम ही गलतियां निकालना होता है। जब वो आवाजें ही बंद हो जाएंगी तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। अब अंत में इस नई कमांड रणनीति का असली युद्ध क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इतिहास इस तरह के जुए के बारे में क्या चेतावनी देता है? यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सिथ का एक बयान बहुत अहम है कि वे बमों के जरिए बातचीत में विश्वास रखते हैं। नेगोशिएटिंग विद बॉम्ब्स। हाँ, ये ईरान के लिए एक सीधा मनोवैज्ञानिक संदेश है कि अमेरिका मेजबान समझौता नहीं करेगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये एक ज्यादा रिस्क ज्यादा फायदा यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला जुआ है। ट्रंप ने अपनी तोपें दुश्मन और आंतरिक बाधाओं दोनों की तरफ मोड़ दी हैं। लेकिन इसका ऐतिहासिक जोखिम बहुत बड़ा है। वियतनाम से लेकर इराक युद्ध तक का इतिहास गवाह है कि सक्रिय युद्ध में कमांडर बदलने के परिणाम अक्सर विनाशकारी ही रहे हैं। मतलब अगर नए जनरल केवल जी हुजूरी करने वाले हुए और उन्हें जमीनी हकीकत का अनुभव नहीं हुआ तो बहुत बड़ा खतरा है। कमांड और कंट्रोल में थोड़ा सा भी भ्रम हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान ले सकता है। मध्य और निचले स्तर के सैन्य अधिकारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। और सेना का मनोबल टूटना तो युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा खतरा होता है, राइट? एकदम सही कहा आपने। नीचे के अधिकारी सच बोलने से डरने लगेंगे और सिर्फ वही रिपोर्ट देंगे जो ऊपर के लोग सुनना चाहते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि ईरान युद्ध अब एक नए और बेहद खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी सैन्य नेतृत्व का पुराना ढांचा ध्वस्त किया जा रहा है। हाँ, ताकि एक आक्रामक और बिना सवाल पूछने वाली यूनिफाइड कमांड बनाई जा सके। ये केवल अमेरिका और ईरान की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें संकट के समय कैसे काम करती हैं और कैसे एक व्यक्ति का निर्णय पूरे विश्व की शांति को दांव पर लगा सकता है। ये जानकारी वैश्विक भू राजनीति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हो रहा है वो दशकों पुरानी व्यवस्था को बदल रहा है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर विचार सामने आता है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। अगर किसी लोकतांत्रिक महाशक्ति का सैन्य नेतृत्व एक चल रहे युद्ध के दौरान सिर्फ राजनीतिक वफादारी के आधार पर रातों रात बदला जा सकता है, एक बहुत ही अहम बिंदु है ये। तो क्या भविष्य में दुनिया के अन्य देश और दुश्मन ताकतें किसी भी लोकतांत्रिक देश की सेना से लड़ने के बजाय सीधे उसके राजनीतिक नेतृत्व के भीतर ही अस्थिरता पैदा करने की रणनीतियां नहीं बनाने लगेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के युद्धों की दिशा तय कर सकता है। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहन चर्चा के साथ।